नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप अपने लाइव चैट कमेंट बॉक्स में जाके अपने अटेंडेंस दे देंगे। अपना जो फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है स्थिर विद्युतिकी में वैद्युत आवेश, और वैद्युत आवेश का ये लास्ट पॉइंट है गाउस का नियम। गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ध्यान से पढ़ेंगे। और ये टॉपिक आपको तब ही आएगा जब इसके पहले वाले जो भी टॉपिक्स आपके क्लियर हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं उसके बाद में आपको गाउस का नियम आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको पहले वाले टॉपिक्स आपके नहीं पढ़े हुए अच्छे से, उसके नोट्स आपने नहीं बना रखे हैं, वो आप लोगों को नहीं आते हैं, तो फिर आप लोग इस वीडियो को देखने में टाइम वेस्ट ना करें, पहले वाले वो वाला वीडियो देखें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन आज का टॉपिक गाउस का नियम। गाउस का नियम पढ़ने के लिए अपने को पहले एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानना होगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो सबसे पहले आप वैद्युत फ्लक्स हेडिंग लगाएंगे और डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स क्या है लिखिए आप लोग, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब वैद्युत फ्लक्स मतलब क्या है, जैसे ये पृष्ठ है, इससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अगर विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा गुजर रही है तो वैद्युत फ्लक्स ज़्यादा होगा, विद्युत बल रेखाएं कम गुजर रही है तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब वैद्युत फ्लक्स की गणना ऐसा तो है नहीं कि आप किसी पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है उनको गिन लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। उसके लिए गणितीय फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला फ्लक्स, अल्प फ्लक्स, गुजरने वाला अल्प फ्लक्स, डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये होता है। अब जहाँ पर ई वेक्टर क्या है, ई वेक्टर है वैद्युत क्षेत्र सदिश, और डी एस वेक्टर है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश राशि होती है क्या? क्षेत्रफल एक ऐसी राशि है जो अदिश और सदिश दोनों प्रकार से प्रयुक्त की जाती है, दोनों प्रकार से प्रयोग में ली जाती है। अगर आप अदिश के साथ में लेंगे तो अदिश लिखेंगे क्षेत्रफल को, अगर सदिश के साथ लेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, सदिश लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे क्षेत्रफल ये बोर्ड है, ठीक है, आयताकार बोर्ड है, क्षेत्रफल निकालना है इसको तो लंबाई गुणा चौड़ाई, जो भी संख्या आएगी, सपोज दैट 6 लंबाई है, 4 चौड़ाई है, 6 चौका 24 मीटर स्क्वायर, ये तो क्या आ गया, इसका संख्यात्मक माना गया। सिर्फ 24 मीटर स्क्वायर लिख रहे हैं तो क्या होगी, एक अदिश राशि हो गई। अगर सदिश भी ज्ञात करनी है तो क्षेत्रफल की सदिश दिशा किधर की तरफ होगी, क्षेत्रफल की दिशा होती है, जिस भी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है उसके लंबवत बाहर की ओर। जैसे ये है, ये बोर्ड है, इसके क्षेत्रफल की दिशा होगी इसके लंबवत बाहर की तरफ, इस प्रकार से इधर की तरफ। ठीक है, छत है, छत के क्षेत्रफल की दिशा होगी लंबवत नीचे की तरफ। ठीक है, फर्श है, फर्श के क्षेत्रफल की दिशा होगी लंबवत ऊपर की तरफ। दीवार है, इधर की तरफ होगी, ये वाली दीवार है, इधर की तरफ होगी। तो क्षेत्रफल की दिशा होती है लंबवत बाहर की तरफ होती है। ठीक है, तो ई तो क्या है, विद्युत क्षेत्र सदिश, पता है आप लोगों को विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। ds क्या है, क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, अब दो सदिश राशियों के बीच में डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब है अदिश गुणनफल, डॉट का मतलब क्या है, अदिश गुणनफल। तो दो सदिश राशियों का जो अब अदिश गुणनफल होगा, दो सदिश राशियों का जब अदिश गुणनफल होगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो आउटपुट आएगा
वो भी क्या होगा, एक अदिश राशि ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये डी फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स, अल्प वैद्युत फ्लक्स, ये भी क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, तो डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, जब डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। जब वेक्टर होता है, जैसे टो बराबर क्या था, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, तो पी भी क्या थी, सदिश राशि थी, ई भी क्या थी, सदिश राशि थी। ठीक है, पी द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि, दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर, ई विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, मतलब कैसा लगा हुआ है, सदिश गुणनफल। तो सदिश गुणनफल में जो आउटपुट मिलेगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो भी क्या होगा, सदिश राशि होगी, टो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। ठीक है, और जब यहाँ पर ये क्रॉस हटाएंगे ना तो आएगा पी ई साइन थीटा। याद आ रहा है कुछ पिछले वाली वीडियो में, जब क्रॉस हटाएंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, जब डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो डी फाई बराबर आ गया ए डी एस कॉस थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा है ई वेक्टर एवं डी एस वेक्टर के मध्य कोण। थीटा क्या है, ई वेक्टर एवं डी एस वेक्टर के मध्य कोण। ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र सदिश, डी एस क्या है, क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों के मध्य कोण है थीटा। डी फाई यानी अल्प फ्लक्स बराबर आ गया ई डी एस कॉस थीटा। जब आपको संपूर्ण फ्लक्स, ये तो अल्प फ्लक्स आ गया, जब आपको संपूर्ण फ्लक्स ज्ञात करना है, अगर अपने को संपूर्ण फ्लक्स ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसका कर देंगे समाकलन। डी फाई का समाकलन किया तो फाई बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फाई बराबर आ जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे डी एस ई कॉस थीटा सबकी वैल्यू रख देंगे, इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, संपूर्ण फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो मान है अलग अलग जगह अलग अलग होगा। ठीक है, फाई फ्लक्स, फ्लक्स जो है वो एक राशि है, किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, अब फाई का जो मात्रक है, फ्लक्स का जो मात्रक है, फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर। अब चाहे वो वैद्युत फ्लक्स है या वो चुंबकीय फ्लक्स है, उसका मात्रक क्या होता है, वेबर। वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। संख्या है ना कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, उसका मात्रक क्या हो गया, वेबर हो गया। ठीक है, अब वेबर किसके तुल्य होता है, वेबर किसके तुल्य होता है, ई। ई का मतलब आ गया न्यूटन पर कूलाम। ई का मतलब क्या है, न्यूटन पर कूलाम। ds यानी क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। फाई का मात्रक ये भी हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। जब विमा निकालेंगे इसकी, विमा निकालेंगे, न्यूटन की विमा m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर के लिए L2, कूलाम के लिए A1 T1, सब ऊपर ले जाओ। m1 L1 और 2 कितना हो गया, L3, T-2 तो पहले से ही है, एक ऊपर जाए क्या हो जाएगा, -1, और A भी ऊपर जाए क्या हो जाएगा, -1, तो क्या आ गया, m1 L3 T-3 A-1, m1 L3 T-3 A-1, ये हो जाएगा फ्लक्स की विमा। फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया, वेबर या न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये फ्लक्स का मान हो गया। ठीक है, अब जो फ्लक्स होते हैं, ठीक है, फ्लक्स है वो पॉजिटिव भी होता है और फ्लक्स जो होता है वो नेगेटिव भी होता है। फ्लक्स पॉजिटिव और नेगेटिव किस कंडीशन में होता है, अगर जो बंद पृष्ठ है उससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही है, विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही है, तब तो फ्लक्स का जो मान होगा वो होगा पॉजिटिव। विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है तो फ्लक्स का मान क्या होगा, पॉजिटिव। अगर बंद पृष्ठ से अंदर की ओर जा रही है विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर की ओर जा रही है, तो जो फ्लक्स का मान होगा वो किस प्रकार का होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर कब निकलेगी, जब यहाँ पे प्लस का आवेश होगा तब बाहर की ओर निकलेगी। अंदर की ओर कब आएगी, जब यहाँ पे क्या होगा, माइनस का आवेश होगा। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अगर धनात्मक आवेश है तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा, और ऋणात्मक आवेश है तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, मतलब बाहर की तरफ निकल रही विद्युत बल रेखाएं तो फ्लक्स का मान क्या होगा, धनात्मक, अंदर की ओर जा रही है तो फ्लक्स का मान क्या होगा, ऋणात्मक। ये हो गया वैद्युत फ्लक्स।
अगला टॉपिक चलते हैं अपन। अपना जो मेन टॉपिक है गाउस का नियम, गाउस लॉ। गाउस का नियम क्या है, ठीक है। लिखेंगे इसमें गाउस का नियम हेडिंग लगा के, इस नियम की सहायता से किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस नियम की सहायता से किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान ज्ञात किया जा सकता है। अभी इसका कथन नहीं हुआ है, ये बताया है कि इस नियम का उपयोग क्या है, ठीक है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से इसका कथन, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के बीजगणितीय योग का 1/में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के बीजगणितीय योग का 1/में एप्सिलॉन नॉट का 1/में एप्सिलॉन नॉट गुणा आवेश का, परिबद्ध आवेश का 1/, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। परिबद्ध आवेश संबद्ध अब फाई बराबर इसके ये है, फाई बराबर 1/में एप्सिलॉन नॉट गुणा समेसन ऑफ क्यू। 1/में एप्सिलॉन नॉट गुणा समेसन ऑफ क्यू। समेसन ऑफ क्यू क्या है, परिबद्ध आवेशों का बीजगणितीय योग, और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता बराबर 8.854 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो गाउस का नियम हो गया, फाई बराबर 1/में एप्सिलॉन नॉट समेसन ऑफ क्यू। समेसन ऑफ क्यू क्या है, परिबद्ध आवेशों का बीजगणितीय योग, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.854 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। इस गाउस के नियम को समझने के लिए अपन कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में एक आवेश रखा है 1 माइक्रोकूलम का। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग है, उस वर्ग के अंदर एक आवेश रखा है 1 माइक्रोकूलम का। वर्ग से संबद्ध फ्लक्स या वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो गाउस के नियम के अनुसार कैसे करेंगे, गाउस के नियमानुसार फाई बराबर क्या होता है, 1/में एप्सिलॉन नॉट गुणा समेसन ऑफ क्यू। अब ये तो 1/में एप्सिलॉन नॉट समेसन ऑफ क्यू का मान कितना है, 1 माइक्रोकूलम, मतलब 1 गुणा 10⁻⁻6, ठीक है। अब 1/में एप्सिलॉन नॉट का मान देखो कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 9 गुणा 10⁻9। ये 4 पाई दाई गुणा हो जाएगा, तो 1/में एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो गया, 9 गुणा 4 पाई गुणा 10⁻9 हो गया ना। 9 चौक कितना हो गया, 36 पाई गुणा 10⁻9। ये आ गया 1/में एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है। 1/में एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो गया, 36 पाई गुणा 10⁻9 मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 1/में एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो गया, 36 पाई गुणा 10⁻9 और आगे है 10⁻⁻6, तो मान आ गया 36 गुणा 10⁻9 -6, 36 पाई गुणा 10⁻3
और फ्लक्स है मात्रक हो जाएगा वेबर। तो इस 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से परिबद्ध फ्लक्स का मान कितना हो गया? 36 पाई गुणा 10⁻³ वेबर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन लिखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के अंदर आवेश रखा है वही 1 माइक्रोकूलम का। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के अंदर आवेश रखा है 1 माइक्रोकूलम का। गोले से परिबद्ध फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो फाई बराबर क्या होता है? 1/ε0 गुणा समेसन ऑफ क्यू। 1/ε0 समेसन ऑफ क्यू का मान वही 1 माइक्रोकूलम, 1 गुणा 10⁻⁶। इसका मान अभी अपन ने पढ़ा ही था, 36 पाई गुणा 10⁻9 गुणा 10⁻⁻6। 36 पाई गुणा 10⁻9 -6, तो 36 पाई गुणा कितना हो गया? 10⁻³ वेबर हो गया। अब आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो पहले अपन ने 10 सेंटीमीटर भुजा का घन लिया था, फ्लक्स का मान इतना ही आया था 36 पाई गुणा 10⁻³ वेबर। अभी अपन ने गोला लिया है और त्रिज्या ली है 7 सेंटीमीटर, तो भी फ्लक्स का मान कितना है? 36 पाई गुणा 10⁻³ वेबर ही आया है। इसका मतलब ये है कि जो फ्लक्स का मान है, अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर फ्लक्स आवेश रखा है तो फ्लक्स का मान आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो गाउस का नियम लिख लिया। गाउस के नियम के बाद में जो 2 एग्जाम्पल लिख लिए, एग्जाम्पल लिखने के बाद में लिखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। ये जो गाउस का नियम है ना, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य लिखेंगे। पहला तथ्य क्या है? पहला लिखिए, गाउस का नियम प्रत्येक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। गाउस का नियम प्रत्येक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, चाहे उसकी आकृति एवं आकार कुछ भी हो। पहला पॉइंट हो गया। अभी देख लिया अपन ने, आकृति कुछ भी हो। आकृति पहले घन थी, उसके बाद में क्या था? गोला। आकार पहले 10 सेंटीमीटर भुजा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, आकार आकृति कुछ भी लो, फ्लक्स का मान उतना का उतना ही रहेगा। बस वो जो पृष्ठ है वो बंद होनी चाहिए। सेकंड, गाउस के सेकंड में लिखेंगे आप लोग, गाउस के नियम में पृष्ठ द्वारा परिबद्ध सभी आवेशों का बीजगणितीय योग सम्मिलित होता है। गाउस के नियम में पृष्ठ द्वारा परिबद्ध सभी आवेशों का बीजगणितीय योग सम्मिलित होता है जो पृष्ठ के अंदर स्थित हो। पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश हैं, जैसे ये 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, एक आवेश और रखा है, 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। अब अपने को फ्लक्स निकालना होता तो समेसन ऑफ क्यू बराबर क्या आता? 1 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम बराबर कितना आता? 3 माइक्रोकूलम आता। तो यहाँ पे अपन लिखते 3 गुणा 10⁻⁶। क्वेश्चन और हो गया। अब ये वापस करेंगे इस क्वेश्चन को। 2 क्वेश्चन तो पहले हो गए, तीसरा क्वेश्चन ये 1 माइक्रोकूलम आवेश अलग है, 2 माइक्रोकूलम अलग है, तो 5 क्यू समेसन ऑफ क्यू का मान कितना हो गया? 1 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम कितना हो गया? 3 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और गुणा 3 तो आ जाएगा 108 पाई। कितना आएगा? 108 पाई गुणा 10⁻³ वेबर। अब फ्लक्स का मान बदल गया ना। फ्लक्स का मान कब बदला है? जब आवेश बदला है। आवेश नहीं बदला था ना, तब चाहे भले आप आकृति और आकार कुछ भी कर लो, फ्लक्स का मान नहीं बदल रहा था। आवेश को बदलने पर फ्लक्स का मान बदल रहा है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये था कि गाउस के नियम में पृष्ठ द्वारा परिबद्ध सभी आवेशों का बीजगणितीय योग सम्मिलित होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, गाउस के नियम के लिए चयन किए जाने वाले पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। जैसे इस पृष्ठ पर आपन ने क्या लगाया? गाउस का नियम लगाया, तो इसको क्या बोल देंगे? गाउसीय पृष्ठ बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे? गाउसीय पृष्ठ बोल देंगे। ये अपना क्या हो गया? तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अब गाउस के नियम से संबंधित कुछ प्रश्न और करते हैं। क्या किया? एक गोला ये है, गोला ए। दूसरा गोला ये है, गोला बी।
तीसरा गोला ये है गोला सी। ठीक है, आवेश इस प्रकार से रखें, यहाँ रखा है 1 माइक्रोग्राम का आवेश। ठीक है, यहाँ रखा है 2 माइक्रोग्राम का आवेश, यहाँ रखा है -1 माइक्रोग्राम का आवेश, यहाँ रखा है 2 माइक्रोग्राम का आवेश, यहाँ रखा है -1 माइक्रोग्राम का आवेश। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन ये है, आप लोग लिखेंगे दी गई आकृति में गोले ए, गोले बी एवं गोले सी से संबद्ध फ्लक्स का परिकलन कीजिए, ये करना है। ठीक है, तो गोले ए से संबद्ध फ्लक्स फाई ए बराबर 1/ε0 समेशन ऑफ क्यू ए। ठीक है, फाई ए का मतलब क्या है, गोले ए से संबद्ध फ्लक्स, और ये समेशन ऑफ क्यू ए ये क्या है, गोले ए से परिबद्ध आवेश। गोले ए का जो बंद गोला ए है, उस गोले ए के अंदर कुल आवेशों का बीजगणितीय योग करना है। तो इसके अंदर 1 माइक्रोग्राम और 2 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम प्लस 2 माइक्रोग्राम, तो कितना हो गया 3 माइक्रोग्राम। ठीक है, फाई ए ज्ञात करेंगे, 1/ε0 का मान कितना होता है 36 पाई गुणा 10⁻9, इसका मान कितना होता है 3, इसका मान कितना है ये रहा 3 माइक्रोग्राम, मतलब 3 गुणा 10⁻⁻6, तो कितना हो गया 36 पाई गुणा 3, 108 पाई गुणा कितना 10⁻9 - 6 बराबर 108 पाई गुणा 10⁻3 वेबर। ये क्या आ गया, गोले ए से परिबद्ध आवेश आ गया। ठीक है, आगे फिर अपन निकालेंगे गोले बी से संबद्ध फ्लक्स फाई बी बराबर 1/ε0 समेशन ऑफ क्यू इंटू बी। ε0 का मान तो वो का वही समेशन ऑफ क्यू बी। समेशन ऑफ क्यू बी का मतलब क्या है, अब गोले बी के अंदर जितने भी आवेश है ना, उनका सभी का बीजगणितीय योग करना है। अब गोले बी के अंदर एक आवेश तो ये है -1 माइक्रोग्राम, ये आवेश गोले के ए के अंदर है ना, तो ये बी के अंदर भी तो है ही ना, ये आवेश यहाँ पर स्थित है, ये बी के अंदर भी है और ये भी बी के अंदर है, तो 2 माइक्रोग्राम प्लस का है, फिर 1 माइक्रोग्राम किसका है माइनस का है, ये प्लस का माइनस का कट गया, तो क्या बच गया 2 माइक्रोग्राम बच गया। तो गोले बी से संबद्ध आवेश या परिबद्ध आवेश कितना आ गया 2 माइक्रोग्राम आ गया। फाई बी जब निकालेंगे तो 1/ε0, इसका मान 36 पाई गुणा 10⁻9 और इसका मान 2 गुणा 10⁻⁻6 गुणा करेंगे 36 दूना 72 पाई गुणा 10⁻9 - 6, यह आ गया 72 पाई गुणा 10⁻3 वेबर। ये क्या आ गया, गोले बी से संबद्ध फ्लक्स, गोले बी से संबद्ध फ्लक्स। फिर अपन निकालेंगे गोले सी से संबद्ध फ्लक्स निकालेंगे। अब गोले सी से संबद्ध फ्लक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा फाई सी बराबर 1/ε0 समेशन ऑफ क्यू इंटू सी। समेशन ऑफ क्यू सी इसका मतलब क्या है, गोले सी से परिबद्ध आवेश, तो ये जो गोले सी के अंदर जितने भी आवेश है ना, उन सब का क्या करना है बीजगणितीय योग। तो करते जाओ, देखो 2 माइक्रोग्राम प्लस का, फिर 1 माइक्रोग्राम किसका माइनस का, फिर 1 माइक्रोग्राम किसका माइनस का, 2 माइक्रोग्राम किसका प्लस का, 1 माइक्रोग्राम किसका प्लस का, 1 माइक्रोग्राम माइनस 1 माइक्रोग्राम माइनस, तो एक कट गया, 2 प्लस का 1 माइक्रोग्राम प्लस का, तो क्या आ गया 3 माइक्रोग्राम आ गया, मतलब 3 गुणा 10⁻⁻6 गुलाम आ गया। ठीक है, फाई सी बराबर ज्ञात करेंगे 1/ε0 का मान कितना है 36 पाई गुणा 10⁻9, इसका मान 3 गुणा 10⁻6, अभी पहले निकाला था 108 पाई गुणा 10⁻3, ये आ गया।
तो गोले ए, गोले बी और गोले सी से संबद्ध अपन ने फ्लक्स निकाल लिया। उसमें क्या आया, जो भी आवेश थे उनसे उनका क्या करा होगा, बीजगणितीय योग होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कर देंगे। अब एक आवेश है, क्वेश्चन ये है, आवेश क्यों, आवेश क्यों अगर घन के केंद्र पर रखा हो, आवेश क्यों क्या है, घन के केंद्र पर रखा हो या केंद्र में रखा हो, तब फ्लक्स का मान कितना होगा, वही Q बटे में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फाइव बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जब आवेश क्यों कहाँ रखा है, केंद्र, घन के केंद्र पे रखा है। अब सेकंड ये है कि जो आवेश है घन के फलक पर रखा है, फलक या पृष्ठ, पृष्ठ पर रखा हो, ठीक है। कैसे, जैसे ये घन है, इसके यहाँ रख दिया, पहले यहाँ रखा था, अब यहाँ रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, तो ये आवेश किसी पृष्ठ से परिबद्ध हो गया क्या, बंधा हुआ हो गया क्या, नहीं बंधा हुआ नहीं है, ये ऊपर रखा है, खुला रखा है, ठीक है। अब इसको बंद करने के लिए क्या करेंगे, सेम टू सेम एक घन और लेके आएंगे और उसको लाके इसके ऊपर रख देंगे। इस प्रकार से एक घन और लेके आएंगे। अब ये जो आवेश है, अब जो आवेश रखा था वो क्या हो गया, परिबद्ध हो गया इन दोनों आवेशों से, दोनों फलकों से, दोनों घनों से क्या हो गया, परिबद्ध हो गया, ठीक है। अब इस आकृति से, ये जो आकृति है उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना है, Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब Q बटे में एप्सिलॉन नॉट जो है उसमें से आधा तो ऊपर से गुजरेगा, आधा क्या होगा, नीचे से गुजरेगा। अपने को नीचे वाले से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है, ऊपर वाला तो अपन खुद लेके आए, काल्पनिक का ऊपर वाला तो नीचे वाले से ज्ञात करना है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधा, इसका आधा, 1 बटे में 2 गुना ये। तो जब आवेश कहाँ रखा हो, घन के फलक या पृष्ठ पे रखा हो, तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, Q बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले किस कंडीशन में रखा था, पहले घन ये था, ठीक है, और इसके ये केंद्र पे रखा था, बिल्कुल केंद्र पे। अब कहाँ रखा है, घन ये है, ठीक है, उसके ये पृष्ठ पे रखा है। इसको बंद करने के लिए एक घन और लेके आ गए, तब फ्लक्स का मान इतना हो गया, Q बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मतलब कि गाउस का नियम तभी लागू होगा जब पृष्ठ कैसा होगा, बंद होगा, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, आवेश जो है वो घन की कोर या किनारे पर रखा हो, आवेश जो है घन की कोर या किनारे पर रखा हो। फाई बराबर कितना आएगा वो देखिए, घन की कोर मतलब ये जो है वो घन, उसकी कोर, ये घन ले लिया, उसकी कोर पे रख दिया, इस पे रख दिया। समझ में, 3D बना हुआ है डायग्राम, दोबारा मिटा के बनाता हूँ एक बार स्पष्टली। इस कोर पे रख दिया, ठीक है, इस कोर पे रख दिया। तो अब क्या करें, इस पृष्ठ को बंद करने के लिए क्या करें, एक घन इधर लाके रखना पड़ेगा, एक घन ऊपर लाके रखना पड़ेगा, एक घन इधर लाके रखना पड़ेगा, तब जाके ये आवेश क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच में बंद हो जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा, ये आवेश बिल्कुल बीचों बीच में बंद हो जाएगा, ठीक है। इमेजिन करिए ये एक डब्बा है, उस डिब्बे की कोर पे आवेश रखा है, उस डिब्बे की किसी कोर पे आवेश रखा है। कोर कौन सी होती है, ये जो मैंने घन बनाया है इस प्रकार का डब्बा होगा, ये कोर हो गई, ये कोर हो गई, ये कोर होगी, ये कोर होगी, ठीक है। इस एक कोर पे आवेश रखा है। अब उसको बंद करने के लिए क्या करें, एक डिब्बा तो उसके बराबर में लगाओ, और 2 डिब्बे हो गए, एज इट इज़ 2 डिब्बे ऊपर रखने पड़ेंगे। एक डिब्बा बराबर में लगाया, 2 डिब्बे ऊपर रखे, तब ये आवेश क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे गाउस का नियम लग जाएगा। इन चारों से मिला के फ्लक्स का मान होगा Q बटे में
एप्सिलॉन नॉट। चारों से मिला के गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। और चारों से बराबर होगा तो एक से निकालने के लिए 4 का भाव दे देंगे तो आ जाएगा 1 बटे में 4 गुणा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो जब घन की कोर पर रखा हो तो फ्लक्स का मान होगा क्यू बटे में 4 एप्सिलॉन नॉट। घन की फलक पे रखा हो क्यू बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एग्जाम्पल कोर और फ्लक्स का मतलब समझ में आ गया। जैसे कमरा है, कमरे के बिल्कुल बीचों बीच में रखा है, फ्लक्स का मान कितना होगा, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कमरे की छत के ऊपर रख दिया आवेश को। ठीक है, अब कमरे की छत एक फलक हो गई। अब उसके लिए क्या करेंगे, उस छत के ऊपर एक कमरा और बनाएंगे। ठीक है, जैसा कमरा नीचे वैसा का वैसा कमरा ऊपर और बनाएंगे, तब जाके वो आवेश क्या होगा, बंद होगा। ठीक है, वो आवेश क्या होगा, बंद होगा। अभी ऊपर छत के ऊपर रखा है तो खुला है, छत के ऊपर रखा हुआ तो क्या है, खुला है, उसको बंद करना है, परिबद्ध करना है, क्या करना पड़ेगा, एक कमरा और बनाएंगे ऊपर। ठीक है, अब जैसा का कमरा नीचा है वैसा का वैसा क्या कमरा क्या बन गया, ऊपर बन गया। इन दोनों कमरों से मिला के फ्लक्स का मान जो है वो कितना होगा, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से कितना हो जाएगा, 1 से आधा, 1 बटे में 2 गुणा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया जब क्या रखा है, फलक पे या पृष्ठ पे रखा है। अब किनारे पर, किनारा मतलब क्या है, किनारा का मतलब कौन सा हो गया, जो छत है और दीवार है। छत और दीवार जहाँ मिल रही है ना, आप अपने कमरे में देखिए, छत और दीवार जहाँ मिल रही है वहाँ वाला जो लाइन बनी है उसको बोलेंगे किनार या कोना। ठीक है, एक घन जो होता है उसमें 12 किनार होती है। एक घन होता है या घन या घनाभ, उसमें 12 किनार होते हैं, जितने कोने हैं ना। ठीक है, दीवार, दो दीवारें जहाँ मिल रही है, दो दीवारें जहाँ मिल रही है, जैसे ये मैं बताता हूँ आप लोगों को, एक दीवार ये है, एक दीवार ये दोनों दीवारें यहाँ मिल रही है ना, तो ये क्या हो गया, ये फलक हो गई, किनार हो, सॉरी किनार हो गई, कोर या किनार। ये कोना है, ये कोना है, इसको और बोलते हैं ना कोने में बैठा है, वो तो कोना हो गया, उसको कोना या शीर्ष बोलते हैं। बाकी ये क्या हो गया, किनार। तो किनारे कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, आप लोग गिन लीजिए, 4 नीचे है, 4 ऊपर है, 4 दीवारों के बीच में, तो 12 हो गई। ठीक है, अब आपने क्या रख दिया, एक किनार पर आवेश रख दिया। अब इमेजिन करेंगे आप लोग, ध्यान से समझिए, एक किनार पे रख दिया, उसको बंद करना है। ऐसा कुछ किया जाए कि वो जो किनार पे रखा आवेश ना वो बिल्कुल बंद हो जाए। तो जो कमरा है उसके ऊपर एक कमरा और बनाओ, और ऐसे के ऐसे 2 कमरे साइड में और बनाओ। ये कमरा है, इसके ऊपर एक कमरा और बनाया, और ऐसे कैसे 2 कमरे साइड में और बनाए, तब जाके ये आवेश क्या हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप 4 डिब्बे लीजिए, 4 डिब्बे लेके एक डिब्बे के किनारे पे बिंदु बना दीजिए, और बाकी 4 डिब्बे, 2-3 डिब्बे और बच गए, उनको रखोगे इस प्रकार से, एक ऊपर और 2 साइड में, तो ये वाला बिंदु आपको दिखना बंद हो जाएगा, ये बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, इनसे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। चारों से मिला के एक के लिए क्या करिएगा, 1 बटे में 4 गुणा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो जब घन की कोर पर रखा हो तो ये आ जाएगा क्यू बटे में 4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे में 4 एप्सिलॉन नॉट। अब चौथा पॉइंट है, जब आवेश जो है ना वो घन के शीर्ष, घन के शीर्ष, शीर्ष का मतलब समझ गए क्या, घन के शीर्ष पर रखा हो, घन के शीर्ष पर रखा हो। शीर्ष का मतलब समझ गए क्या, बिल्कुल मकान का कोना, जहाँ पर छत और दीवारें सब मिल रही है ना, एक कोना बनेगा, 2 दीवार और छत, नीचे भी 2 दीवार और फर्श। ठीक है, जहाँ पर ये बनेगा ना, ऊपर देखेंगे तो 2 दीवार और छत जहाँ जाके मिल रही है ना एक बिंदु पर, उसको बोलेंगे कोना। और जहाँ नीचे भी एक दीवार फर्श और 2 दीवारें जहाँ मिल रही है उसको बोलेंगे कोना। तो 4 कोने नीचे हैं, 4 ही कोने ऊपर हैं, उनको बोलेंगे शीर्ष। तो कितने शीर्ष हो गए, 8 शीर्ष हो गए। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, जिस कमरे में आप बैठे ना उसी कमरे में देख लीजिए, 8 शीर्ष हैं। आपका जो कमरा है वो घन या घनाभ के आकार का होगा, उस कमरे में 8 शीर्ष हैं, 4 शीर्ष नीचे हैं, 4 ही शीर्ष क्या हैं, ऊपर हैं। शीर्ष कितने हैं, 8। किनारे या कोर कितनी है, 12। 4 फर्श से लगती हुई,
4 छत से लगती हुई और 4 जहाँ पे दीवारें आपस में मिल रही है ना 4, वो हो गई इस प्रकार से। 12 किनारे हैं या कोरे हैं और 8 शीर्ष हैं। अब किसी एक शीर्ष पर आपने आवेश रख दिया, एक शीर्ष पर आवेश रख दिया, इमेजिन करने वाली चीज़ है ये। एक शीर्ष पर आवेश रख दिया, ठीक है, यहाँ आवेश रख दिया, इसको परिबद्ध करने के लिए एक कमरा ऊपर बना दिया, ठीक है, ऐसे कैसे 2 कमरे इधर ला दिए, ठीक है। अभी भी ये आवेश इधर से दिख रहा है, आपने किनारे पे रखा है ना, सॉरी शीर्ष पे रखा है ना, तो आपको इधर से दिखेगा। तो 4 कमरे और लेके जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तब जाके ये बंद होगा। कुल कितने कमरे बन जाएंगे? 8 कमरे बन जाएंगे, तब ये आवेश दिखना बंद होगा, तब ये आवेश क्या हो जाएगा? परिबद्ध हो जाएगा। इन 8 कमरों से संबद्ध फ्लक्स का मान होगा Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। 8 कमरों से संबद्ध फ्लक्स का मान कितना होगा? Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। एक का ज्ञात करना है तो हो जाएगा 1 बटे में 8 गुणा Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर फ्लक्स का मान आ जाएगा Q बटे में 8 एप्सिलॉन नॉट। तो घन में 4 प्रकार की कंडीशन आ गई फ्लक्स से संबंधित। जब केंद्र पे रखा हो, जब फलक पे रखा हो, देखो केंद्र पे रखा है Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, फलक पे फिर 2 गुना हो गया, किनारे पर फिर 2 गुना हो गया, नीचे 2 गुना, और जब शीर्ष पे रखा है फिर क्या हो गया? Q बटे में 8 एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। एक चीज और निकाल देते हैं, घन के केंद्र पर रखा हो तो प्रत्येक फलक से संबद्ध आवेश फाई बराबर Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो कब होगा? घन से, मतलब कहाँ रखा है? ये जो है घन, यहाँ पर आवेश रखा है, तो इस घन से परिबद्ध आवेश का मान, परिबद्ध फ्लक्स का, संबद्ध फ्लक्स का मान तो कितना हो जाएगा? Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। इस घन से संबद्ध फ्लक्स का मान तो हो जाएगा Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। एक कमरा है, कमरे के बीचों बीच में आवेश रखा है, तो आवेश क्या करेगा? वो अब चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं छोड़ेगा, और विद्युत बल रेखाओं की वजह से जो संबद्ध फ्लक्स होगा कमरे से, उसका मान कितना होगा? Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। कब? जब आवेश कमरे के बीच में रखा है। अब जो विद्युत बल रेखाएं हैं, कुछ विद्युत बल रेखाएं फर्श से गुजरेगी, कुछ ऊपर से गुजरेगी, कुछ इधर वाली दीवार से गुजरेगी, कुछ मेरे सामने वाली दीवार से गुजरेगी, कुछ मेरे इधर वाली दीवार से गुजरेगी, कुछ इधर वाली दीवार से गुजरेगी, ठीक है। तो ये जो 4 तो दीवारें हैं, एक ऊपर छत है, एक नीचे क्या है? फर्श है। कुल मिला कितने फलक है? 6 फलक है। इन 6 फलकों से विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, जिसको विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो कुल जो फ्लक्स होगा इन 6 से जुड़ा हुआ होगा। अगर एक से ही निकालना है तो क्या करेंगे? इसमें 6 का भाग लगा देंगे। 5 फलक, किसी एक फलक से संबद्ध फ्लक्स निकालना है तो 6 का भाग लगा देंगे। समझ में आया क्यों लगा देंगे 6 का भाग? क्योंकि 6 फलक है ना, तो 6 फलक कुल का तो था इतना, एक का निकालना है तो 6 का भाग लगा दिया, तो आ गया Q बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट। एक फलक से संबद्ध फ्लक्स का मान कितना आ गया? Q बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। घन की किसी एक फलक से संबद्ध फ्लक्स का परिकलन कीजिए। घन की किसी एक फलक से संबद्ध फ्लक्स का परिकलन कीजिए। तो अभी अपन ने पढ़ा है 5 फलक बराबर क्या होता है? Q बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट। Q का मान 1 माइक्रोकूलम, 1 गुणा 10 की घात -6 और 6 गुणा एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख देंगे 1 बटे में एप्सिलॉन नॉट गुणा 1 बटे में 6 गुणा 10 की घात -6।
या फिर ऐसे लिख देंगे। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। 1/6 अलग, ये लो ये अलग, 1/में एप्सिलॉन नॉट अलग, ये अलग, और गुना 10⁻⁻6 अलग। 1/6, 1/में एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 36 पाई गुना 10⁻9। याद रखने वाली बात है, 1/में एप्सिलॉन नॉट बराबर 36 पाई गुना 10⁻9 और गुना 10 क्या है आगे -6। 6 से 6 कट गया, बराबर क्या आ गया 6 पाई गुना 10⁻3 वेबर। फाई फलक 6 पाई गुना 10⁻3 वेबर आ गया। तो गाउस के नियम का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, कैसे यूज करेंगे ये आपको समझ में आ गया। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपकी नोट बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। पुरानी बुक या नई बुक जो भी हो, उससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने हैं और वो करने हैं। और क्वेश्चन करने से पहले पूरे वीडियो को वापस देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए, ढंग से उनको पढ़ लीजिए। इसमें जो भी क्वेश्चन कराए हुए उनको रिपीट कर लीजिए, फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको करिए, और फिर आगे नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना गाउस के नियम के अनुप्रयोग, उनके लिए प्रिपेयर रहिए। धन्यवाद।